बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, एक जानिब तो मिडल ईस्ट में एक टेंशन चल रही है ईरान और इसराइल की कशीदगी, यानी कि एक एटमी जंग होने का ख़तरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान से भी कुछ तहलका खेज़ ख़बरें इस वक्त सामने आ रही हैं। मैं जनाब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि पाक फौज में बहुत बड़े इस्तीफे अचानक से आना शुरू हो चुके हैं। ये जनाब इस्तीफा किसका बेसिकली आया है और कौन मुस्ताफी हो चुका है, और एक इस्तीफा आने के बाद DGISI को भी क्लीन चिट मिल चुकी है। ये मामला और माजरा क्या है, किस केसेस में इनको क्लीन चिट मिली है, और अब कौन कौन से जनरल्स मजीद इस्तीफा दे सकते हैं, किस किस को जो है वो ओहदे से हटाया जा सकता है, और नए आने वाले आर्मी चीफ कौन होंगे। ये एक बहुत अहम सवाल है कि दो जो सीनियरिटी लिस्ट के अंदर दो अहम जनरल थे वो जनाब पाक फौज को छोड़कर चले जा चुके हैं। ये मामला बड़ा संगीन होता चला जा रहा है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब मैंने आपके सामने रखनी है कि अचानक से ये हो क्या गया है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब के भी एक अहम तरीन राब्ते शुरू हो गए हैं, उनके भी फोन खड़कना शुरू हुए हैं। किसका अहम राब्ता हुआ है खान साहब के साथ, उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें और आपका और हमारा साथ यूं ही जुड़ा रहे। और आपने इस वीडियो को पूरा सुनना है, क्योंकि एक साजिश जो है वो हमारे खिलाफ लॉन्च कर दी गई है और कुछ लोगों को हायर किया गया है जनाब कंपनी की तरफ से, और वो चंद हज़ार लोग जो हैं हमारे चैनल को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और हमारे आवाज़ को बंद करने की कोशिश करते हैं। तो आपने हमारे इस सफ़र के अंदर साथ देना है ताकि हम हक और सच की लड़ाई यूं ही लड़ते रहें। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन अपडेट सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ कि सऊदी वफद आज पाकिस्तान आया है और उनकी कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। सबसे पहली मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की वफ्द के हमरा ये अहम तरीन मुलाकात हुई है। और सऊदी वफद पाकिस्तान में सरमायाकारी PIA एयरपोर्ट्स की निजकारी इस्लामाबाद में 2 5 स्टार्स होटल्स में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश की गई है। अब जनाब PIA जो है उसको बेचा जा रहा है और सऊदी अरब जो है वो उसको PIA को खरीदेगा और PIA को अब निजी कर दिया जाएगा, वो सरकारी सतह के ऊपर अब काम नहीं करेगी। और फिर दूसरी जानिब अभी तक जो है वो हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मसला जो उन्होंने उर्स बना लिया है कि हर माह को जो है वो उर्स बनाया जाता है 9 मई का, कि पता नहीं 9 मई को क्या हो गया था, पता नहीं कौन सी बड़ी आफत आ गई थी, और अभी तक 9 मई की तहकीकात आप करवा नहीं सके। लेकिन 9 मई करते करते आपने पूरे मुल्क को खुडे लगा दिए। आपने एक शख्स को गिराने के लिए इस वक्त पूरे मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया है। यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें आप देख लें और महंगाई देख लें, गरीब आदमी का यहाँ पर जीना मुश्किल हो चुका है। लेकिन अभी भी इस्टेब्लिशमेंट की जुबान पर एक ही नाम है, 9 मई 9 मई 9 मई। ये जनाब आज एक और बड़ी खबर है कि जरा हाउस हमला केस पे खदीजा शाह जो हैं उनके वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए हैं। चलें, ये पाकिस्तान तरीके से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं तो आज इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, और अगर ये वारंट गिरफ्तारी जो उनके जारी हुए थे और अगर ये आज मनसूख ना होते तो आज खदीजा शाह जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। और फिर दूसरी जानिब वज़ीर आला KP के जिनको रियासती मुजरिम कहा जाता था और 9 मई के जो सूरतकार हैं उनमें इनका नाम सामने आता था, तो आज अली अमीन गंडापुर साहब जो है 9 मई वाक़यात के केसेस में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे उसको आज मंसूख कर दिया गया है और तमाम जमानतें आज उनकी मंजूर कर ली गई हैं। तो आज उन्होंने जो है अपनी स्टेटमेंट भी जारी की और जेल के बाहर उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि ज़मीर जागते हैं तो कहा जाता है कि ज़हनी मरीज है। बानी पीठी इमरान खान बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। इमरान खान अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं और उन्हें जेली केसेस के अंदर बंद किया गया है। मुल्क में सबसे बड़ा मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैंडेट छीन कर फॉर्म 47 वालों को दिया गया, और जब फॉर्म 47 बनाने वालों ने इतराफ किया तो वो ज़हनी मरीज बन गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये कहना है कि वज़ीर आज़म क़यादत कर रहे हैं, मैं इसलिए बतौर वज़ीर आला मामलात उनसे चल रहे हैं, और कुछ लोग अपनी ख्वाहिश में मुल्क चलाएंगे तो ऐसा ही होता है। जनाब ये आज उन्होंने मीडिया से जो है अहम तरीन गुफ्तगू की है। और फिर जनाब कोट लखपत जेल में एक बड़ी जो है वो अनोखी कार्रवाई हुई है, एक बड़ा अनोखा वाकया पेश हुआ है कि बाप के कत्ल के इल्ज़ाम ने उम्र कैद काटने वाला कैदी उसका आज दिल का दौरा पड़ा है और वो जनाब आज जेल में इंतकाल कर चुका है। अल्लाह ताला उनकी जो है मग़फ़िरत फरमाए। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बाप को कत्ल कर दिया, अपने बाप को, और फिर उनको उम्र कैद सज़ा मिल गई, और तो आज वो जो है उनको दिल का दौरा पड़ा और वो जनाब चल बसे हैं। लेकिन ये
सारी खबरें तो जनाब एक जानिब है, इस पाकिस्तान की जो हालिया सूरत हाल है वो बड़ी खतरनाक होती चली जा रही है। और अगर आप हालिया सूरत हाल को देखें कि इस वक्त इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और एक ही शख्स गिर्द सियासत घूम रही है, वो है इमरान अहमद खान न्यासी। उसके बगैर आप मुल्क नहीं चला सकते। कल फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि आप इमरान खान को जेल में रखकर अगर ये समझते हैं कि मुल्क में आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आएंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। एक तरफ कहते हैं कि हमें इमरान खान साहब से बात करनी है, तो दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आप खान को जेल में रख लेंगे, उसके लोगों को जेल के अंदर डाल देंगे, 9 मई कर देंगे, फलाना कर देंगे। अगर ऐसे बातचीत होगी तो खान साहब आपसे बात नहीं करेंगे। ये एक बड़ी इमरान खान साहब के लिए स्टेटमेंट थी। और फिर अली जदी साहब जो हैं वो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आने के लिए इशारे कर रहे हैं कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मेरी सियासत का फैसला जो है वो खान साहब खुद करेंगे। और फिर जनाब साबिक गवर्नर सिंध जो हैं इमरान इस्माइल साहब, वो भी ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर की, यानी कि जितने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले थे आज वो सारे के सारे इमरान खान साहब के पीछे हैं कि जनाब हमें वापस ले लिया जाए। लेकिन फवाद चौधरी साहब को तो वापस आ जाएंगे, इमरान इस्माइल शायद वापस ना आए, अली जदी को पाकिस्तान से वापस नहीं लेगी। उन पर बहुत सारे इल्जामात हैं कि वो कोर कमांडर कराची से मुलाकातें करते रहे छुप छुप कर, वो एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें करते रहे, वो जनाब किसी और के बंदे हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान से इंसाफ उनको वापस नहीं लेगी। फयाजुल हसन चौहान साहब, उनकी मंजी जो है वो ठुक गई रावलपिंडी के अंदर, बहुत बड़े बदमाश बन रहे थे, बड़े बड़े जनाब तर्जिए कर रहे थे, ये इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट होने के इल्जामात लगा रहे थे, तो आज उसकी भी मंजी गोल हो गई है। आज उसकी भी सियासत जो है वो जमीन बोस हो चुकी है क्योंकि उसने इमरान खान के खिलाफ साजिश की। वो एक घटिया किरदार शख्स जो जब भी वो मुंह से बोलता है तो उसके मुंह से बदबू निकलती है, उसके मुंह से आग निकलती है। तो जनाब फयाजुल हसन चौहान जैसे लोगों को निशाने इबरत बनाना चाहिए था, तो आज वो शख्स भी निशाने इबरत बन चुका है। तो खैर ये सारी खबरें तो आपने देखनी है। इस वक्त जनाब इमरान खान साहब के अहम राब्ते शुरू हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन एक तहरीक का ऐलान कर दिया, वो तहरीक शुरू हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद ने सबसे पहला जलसा मुज़ाहमत की सरजमीन कोयटा से किया। और एक ही दिन के अंदर कोयटा में 2 बड़े जलसे हुए, एक चमन में और एक पशीन के अंदर, और वो उस जलसों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। और उस जलसे के अंदर जिस तरह से आवाम इकट्ठी हो गई, जिस तरह से उस जलसे में तकरीर हुई, उस तकरीर ने जनाब बहुत कुछ सबको हिला के रख दिया था कि जनाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक्टिव हो चुकी है। और अगला जलसा पंजाब के अंदर होगा और 3 बड़े जलसे लगातार पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद करेगी। तो मैंने आपको एक खबर दी थी कि इमरान खान साहब जो अचानक से आर्मी चीफ को टारगेट करना शुरू हो चुके हैं, जो अचानक से वो आर्मी चीफ के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही बुशरा बीबी साहिबा ने जो है वो आर्मी चीफ के ऊपर एक सख्त इल्जाम लगाया था। इमरान खान साहब ने उनके मुंह पर हाथ रख लिया और उनका हाथ खींचकर सबके सामने वो पीछे लगे कि आपने ये स्टेटमेंट जो है वो नहीं देनी। लेकिन फिर उसके फौरी बाद खान साहब खुद बोलना शुरू हो गए। तो मैंने आपको बताया कुछ ना कुछ अंदर चल रहे हैं, कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है। तो आज वही सब कुछ हुआ जो मैं आपको बता रहा था। तो इमरान खान साहब की एक अहम राब्ता ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान साहब से टेलीफोनिक राब्ता किया है। ये राब्ता इमरान खान साहब को कहने के ऊपर हुआ है। और ये जो इत्तेहाद नहीं बन रहा बल्कि तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए, मैंडेट के लिए जो धांधली हुई है उसके लिए और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता किया है और उनको कहा है कि आप इस एहतजाज का जो है हिस्सा बने, आप इसमें शिरकत करें ताकि हमारी जो आवाज़ है वो मौसर हो सके। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रंट से लीड कर रही है और हुकूमत के लिए आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़ी परेशानी बनने वाली है क्योंकि अब पंजाब के अंदर धमाधम मस्क अंदर होगा। तो इमरान खान साहब का ये पहला रब्ता हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब से और अब वो मैदान में आने जा रहे हैं। तो खान जब जेल से बाहर आएगा तो आप अंदाजा लगाएं कि तहरीक किस बड़े पैमाने पर शुरू होगी और फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत का चलना इंतहाई मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। तो पाक फौज के अंदर जनाब बहुत बड़े इस्तीफे आना शुरू हो चुके हैं। नए आर्मी चीफ कौन है और उसके फौरी बाद DGISI उनको भी क्लीन चिट मिल चुकी है। ये जनाब मामला क्या है मैं आपके सामने मैं जनाब रख देता हूँ। हुआ ये कि रात को एक खबर सामने आई कि पाक फौज में एक बहुत बड़ा इस्तीफा सामने आ चुका है। जैसे ही 29 नवंबर 2022 को 23 को बल्कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो है वो ओहदे का हल्फ उठाया तो उसके फौरी बाद जनरल फैज हमीद साहब जो है वो ओहदे से मुस्ताफी हो गए। अब वो भी जनाब प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेकर घर चले गए। उसके बाद एक और जनरल साहब जो हैं वो जनाब घर चले गए, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और 3-4 माह पहले वो घर चले जाते हैं। तो अब ये 2 जनरल जो हैं वो घर चले गए। अब तीसरे जनरल जो हैं आज उन्होंने जनाब इस्तीफा दे दिया है। आखिर उसकी वजह क्या है? कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर साहब जो हैं वो कबल वक्त रिटायर्ड हो चुके हैं।
اب ان کی گرفتاری کی اصل وجہ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، کیونکہ عام بات نہیں ہے، یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے کہ اچانک سے یہ کور کمانڈر کا استعفیٰ آ جانا، اور اس سے پہلے کور کمانڈر فیاض غنی صاحب جو ہیں وہ بھی ان کو سیک کر دیا گیا تھا 9 مئی کیسز کے اندر کہ ان کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ کوئی بھی پھر فوجی جنرل جو ہے وہ اس طرح کی کام کرنے کی کوشش جو ہے وہ نہ کر سکے۔ تو ظاہر ہے وہ پاک فوج کا اپنا ایک حق تھا۔ تو اب کور کمانڈر منگلہ لیفٹیننٹ جنرل احمد بلال صفدر صاحب جو ہیں قبل از وقت ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اور وفاقی کابینہ نے درخواست منظور کر لی ہے۔ بہت جلدی تھی وفاقی کابینہ کو، رات کو استعفیٰ سامنے آیا، رات کو ہی درخواست کو منظور کر لیا گیا۔ تو ذرائع کے مطابق کور کمانڈر منگلہ نے وزارت دفاع کے ذریعے وفاقی حکومت سے درخواست بھیجی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر مزید خدمات سر انجام نہیں دے سکتے۔ اب ذاتی وجوہات تو نہیں ہو سکتی، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں تو بات چل رہی تھی، کہیں نہ کہیں تو جناب یہ صورتحال گھمبیر تھی کہ ان کو جو ہے وہ استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑا ہے۔ تو میں اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخر اندر کیا چل رہا ہے۔ جناب قبل از وقت ریٹائر ہونے والے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل احمد بلال صفدر کے حوالے سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کا نام نومبر 2025 میں جو نئے آنے والے آرمی چیف تھے اس میں ان کی سینیورٹی لسٹ میں نام آ رہا تھا، جناب وہ اس لسٹ کے اندر شامل تھے، وہ نئے بننے والے آرمی چیف کی دوڑ میں شامل تھے، تو لہٰذا ان کا استعفیٰ بہت معنی خیز ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ تو جناب اگر موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیب صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملتی تو جنرل احمد بلال صاحب کا نام بھی بطور آرمی چیف زیر غور آتا، اور لیکن اب وہ قبل از وقت ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور وہ بطور آرمی چیف ان کا نام اب زیر غور نہیں رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک سی صورتحال جناب بن گئی ہے، غیر معمولی صورتحال ہے کہ ان کا نام جب نئے آرمی چیف کی لسٹ میں آ رہا تھا تو ڈیفینیٹلی ہر شخص چاہے گا کہ وہ آرمی چیف بن جائے۔ میں بھی ہوتا تو میں بھی چاہتا کہ جناب میں آرمی چیف بنوں گا تو میں کچھ جو ہے وہ صبر کرتا ہوں، تو میں اس طرح سے جو ہے وہ معاملات کر لوں گا۔ تو اب جناب یہ جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ اور پھر دوسری خبر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فیض آباد دھرنا کیس میں سابق ڈی جی آئی ایس ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جنرل فیض حمید صاحب کو کلین چٹ مل چکی ہے اور حکومت کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مندرجات سامنے آئے ہیں اور اس وقت وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے معاملات حل کرنے کے لیے مینڈیٹ دیا تھا اور مینڈیٹ ڈی جی آئی ایس کو دیا گیا تھا۔ تو اس وقت پنجاب حکومت کی غفلت کوتاہی اور نااہلی تھی جو لاہور سے اسلام آباد تک جو ہے مارچ آنے دیا، تو لہٰذا فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ میں جنرل فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ کلین چٹ مل چکی ہے اور اب جناب ان کو قصوروار نہیں ٹھہرایا گیا۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اور اب جناب جو ریٹائرمنٹ کی خبر ہے کہ قاضی فائز صاحب جو ہیں ان کے جو نیچے جج تھے جسٹس اعزاز الحسن صاحب، وہ بھی نئے آنے والے چیف جسٹس تھے اور نومبر 2023 کے اندر وہ نئے چیف جسٹس سپریم کورٹ بن جاتے، تو لہٰذا ان سے بھی ریٹائرمنٹ لے لی گئی تھی۔ تو اب ادھر سے بھی ریٹائرمنٹ ادھر سے بھی ریٹائرمنٹ، اور نئے آنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جناب ان کے اوپر بھی ریفرنس دائر کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے کنڈکٹ کے خلاف ورزی کی ہے۔ تو لہٰذا آپ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کر لیں کہ اب یہ اچانک سے اتنے بڑے استعفے آ جانا کہ چیف جسٹس جو آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ استعفے دے رہے ہیں اور ادھر سے آنے والے جو آرمی چیف ہیں وہ جناب استعفے دے رہے ہیں، تو یہ صورتحال اس وقت بڑی گمبھیر ہے۔ اب تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں اپنے لازمی خیال رکھنا۔ پاکستان زندہ باد۔